हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के ही संदर्भ में वीडियो होगा। जैसा कि मेरे द्वारा लगातार डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए आपके लिए वीडियो सीरीज लाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में जो आज वीडियो सीरीज होगा वह प्रैक्टिस सेट 13 होगा। 13वां सीरीज हम लोग आज देखेंगे। और यह जो सीरीज चल रहा है वह डीएलएड का यूनिट वाइज चल रहा है, जिस डीएलएड से आपके प्रधान शिक्षक परीक्षा में 75 अंक के प्रश्न आने हैं। और इसका जो यह प्रैक्टिस सेट चल रहा है यह यूनिट वाइज मैंने शुरू किया है। उसी कड़ी में यह चौथे यूनिट का 5वां पार्ट होगा, यानी 8 यूनिट जो आपको पढ़ने हैं और उस 8 यूनिट के 60 टॉपिक को आपको कवर करने हैं। उन 60 टॉपिकों से परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे। उसको मैंने हर यूनिट के अलग अलग पार्ट बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को शामिल करना है तो पार्ट वाइज सीरीज को मैं ला रहा हूं। और यूनिट वाइज यह सीरीज है, उसमें यह चौथा यूनिट है और चौथे यूनिट के पहले 4 पार्ट आ चुके हैं। और साथ ही साथ यूनिट 1, 2 और 3 के भी कई सारे पार्ट आ चुके हैं। और प्रैक्टिस सेट यह 13 नंबर होगा, जो शॉर्ट व्याख्या सहित होगा, यानी जो भी प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे जानेंगे उसकी शॉर्ट व्याख्या भी साथ में मैं करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक प्रश्नों के साथ अन्य कई सारे प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाए और जो भी प्रश्न आप पढ़ें वह आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही साथ डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए ही मेरे द्वारा जो 2020 सीरीज शुरू किए गए हैं, यानी एक और या डीएलएड यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं तो दूसरे और 2020 सीरीज लाए जा रहे हैं, जो 8 यूनिट से मिसलेनियस उसमें प्रश्न रह रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है। 8 यूनिट से जब सवाल जो वीवीआई मैं ला रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से, और वो भी व्याख्या सहित, उसको भी जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चाहे यह प्रैक्टिस सेट हो, इसके पीछे के 12 और सीरीज या 2020 सीरीज के भी जितने वीडियो सीरीज आ चुके हैं उन सभी को आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर उन सभी वीडियो को देखें। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। फिलहाल आज का यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में एक एक अपडेट और तैयारी से संबंधित वीडियो लगातार आते रहेंगे, उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट 13 में हमने जो प्रश्न लिया है यह यूनिट 4 का 5वां पार्ट है। 22 तक हमने देख लिया था चौथे पार्ट में ही। 5वां पार्ट का यह पहला प्रश्न है कि विशिष्ट बालक वह होता है जो, यानी विशिष्ट बालक के कैटेगरी में कौन से बालक आते हैं जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हों, या मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हों, या सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हों, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हों। तो देखिए ये सभी होने चाहिए, लेकिन चूंकि जब एक ऑप्शन में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप शामिल किया है तो इन सभी से जो विशिष्ट होते हैं, वो औसत से जो विशिष्ट होते हैं उन्हीं को विशिष्ट बालक के श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। विशिष्ट बालक का अर्थ यह होगा कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो पिछड़े बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। यानी सामान्य बालकों की तुलना में उनके औसत में जो भी बालक अलग होंगे, चाहे वह उनसे बहुत अच्छा हो या उनसे नीचे हो, ये सभी विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो, यानी ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं वह कौन होते हैं। सामान्य बालकों से जो भिन्न है, कि सामान्य बालकों के जैसा हो, कि मंद बुद्धि का हो, कि उपरोक्त सभी। तो अभी हमने इस पर बातें की कि जो भी बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, यानी सामान्य बालकों से या तो औसतन वे अधिक ब्रिलियंट होते हैं, या सामान्य बालकों से वे मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े होते हैं, नीचे होते हैं, इन सभी को प्रतिभाशाली, इन सभी को विशिष्ट कहते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली पूछ रहा है तो स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली बालक भी जो होंगे
वे सामान्य बालकों से अधिक तेज होंगे, उनकी बुद्धि लब्धि उनसे अलग होगी, पढ़ने की क्षमता अलग होगी, जिज्ञासा अलग होगी, उनका जो अन्य चारित्रिक विकास है, नेतृत्व का उनके अंदर जो क्षमता है या जो भी आत्मविश्वास इत्यादि है वह सभी सामान्य बालकों की तुलना में उनके अंदर अलग होगा, इसीलिए सामान्य बालकों से वे भिन्न होंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, कि प्रतिभाशाली बालक, कि मंदबुद्धि बालक? तो विशिष्ट बालक जो होते हैं उसके अंतर्गत ये तीनों प्रकार के बालक होते हैं, और चाहे वे सामान्य बालकों से पिछड़े हुए ही हों, उनका मानसिक विकास कम हुआ हो, शारीरिक विकास कम हुआ हो, दिव्यांग हो, या फिर उनका मंदबुद्धि हो, मानसिक विकास सामान्य बच्चों की अपेक्षा में कम हुआ हो, या सामान्य बच्चों से अधिक ब्रिलियंट हों यानी तेज भी अधिक हों, ये सभी विशिष्ट बालकों के श्रेणी में आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान की जा सकती है, यानी आप कक्ष में बहुत सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनके बीच में से आप विद्यालय में प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कैसे कर सकते हैं? उनका बुद्धि परीक्षण केवल करके, कि केवल उपलब्धि परीक्षण करके, कि केवल अभिरुचि परीक्षण करके? तो कौन से बालक प्रतिभाशाली बालक हैं वह किसी एक परीक्षण के द्वारा आप तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको उनका बुद्धि परीक्षण भी करना होगा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं, और अभिरुचि परीक्षण के द्वारा। ये तीनों शामिल हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान बुद्धि परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, अभिरुचि परीक्षण के द्वारा, तीनों के द्वारा किया जाता है। अगला और 27 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन सभी को हम लोग एक बार ध्यान दे देंगे कि अगर ऑप्शन में उसमें से कोई दे, यह नहीं दे करके दे, तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके अंदर यह क्षमता होती है कि किसी विशेष क्षेत्र में, वह चाहे गणित हो या कला हो, विज्ञान हो या क्रिएटिविटी हो, लेखन हो, सभी में उच्च स्तरीय उनके अंदर क्षमता होती है। कोई भी पाठ आसानी से वे सीख जाते हैं, उनके पास विशाल शब्दकोश होता है, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालकों से वे अधिक करने की क्षमता रखते हैं, अपने साथियों के तुलना में उनके पास अधिक ज्ञान होता है, मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है, और कठिन मानसिक कार्यों को आसानी से करने में सक्षम होते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर शीघ्र याद उनको हो जाता है, समान अध्ययन में रुचि उनको होती है। और समान अध्ययन में रुचि यानी कि समान अध्ययन का सेंस होगा कि जो भी विषय हैं, जो भी आसपास की चीज़ें हैं, जो भी उनके लिए जानकारी होना ज़रूरी है, उन सबको जानने की उनकी रुचि होती है, इंटरेस्टेड होते हैं वह हर चीज़ को जानने में। अत्यंत जिज्ञासु होंगे, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि होगा उनके अंदर, उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होगी। आगे हम लोग वो भी जानेंगे कि बुद्धि लब्धि कितनी तक होनी चाहिए। सकारात्मक आत्मविश्वास होगा, जोखिम उठाने की क्षमता होगी, अध्ययन की वैज्ञानिक विधि पर वह जोर देंगे, नेतृत्व कौशल उनके अंदर होगा। उसके बाद जो है सहायक पाठ्य पुस्तक, कहानी, उपन्यास इत्यादि का अध्ययन करना वो चाहेंगे। ये सभी गुण जो होते हैं यह प्रतिभाशाली बालक के विशेषता होते हैं। तो उनमें से इसमें जो दिया है वह समान अध्ययन में रुचि दिया हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन जो मैंने बताया या उससे संबंध कोई देता, तब चौथा ऑप्शन बीपीएससी का आपको चूज करना होता उपरोक्त में से एक से अधिक। आप जान रहे हैं कि बीपीएससी जो भी प्रश्न देगा वह 5 ऑप्शन के साथ देगा, इसीलिए मेरे द्वारा जो खुद से बनाए गए प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, जिसको मैंने 2020 सीरीज नाम दिया है, उस सीरीज में मैं 5 ऑप्शन हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पर ला रहा हूँ। उन वीडियो सीरीज को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुभव हो जाएगा कि 5 ऑप्शन के साथ कैसे परीक्षा में हमको फेस करना होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि वंचित बालक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जो वंचित या उपेक्षित वर्ग के बालक हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है,
या वे बहुत सारे जो उनका अधिकार है उनसे वे वंचित रह जाते हैं, तो किस रूप के बालकों को कहा जाएगा कि ये वंचित बालक हैं? सामाजिक रूप से वंचित हों उनको, या आर्थिक रूप से, या शैक्षिक रूप से? तो वंचित बालक जो सामाजिक रूप से भी वंचित होंगे वे भी वंचित बालक के श्रेणी में आएंगे, आर्थिक रूप से वंचित होंगे वे भी वंचित की श्रेणी में आएंगे, शैक्षिक रूप से वंचित होंगे वे भी वंचित की श्रेणी में आएंगे। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी। और बीपीएससी ऑप्शन में देगा उपरोक्त में से एक से अधिक, उसी ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। सीधा सा इसका है कि जो भी प्रश्न में यदि एक से अलावे दूसरा भी ऑप्शन सही हो रहा है, तीसरा है कि नहीं उसको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ जब तक तीनों नहीं होगा आप चौथे के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सभी यहाँ ऑप्शन है। लेकिन बीपीएससी देता है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी एक के अलावे दूसरा भी सिर्फ सही है, यानी दो ऑप्शन भी सही हैं, तब भी आपको चौथे ऑप्शन डी के साथ जाना होगा। और यदि तीन ऑप्शन सही हैं तब भी डी के साथ जाना होगा, और तीनों ऑप्शन में कोई सही नहीं होगा तब आपको पांचवें ऑप्शन के साथ जाना होगा। ई वाले ऑप्शन को चूज करना होगा अगर कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है तो। 29 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों में क्या विशेषताएं होती हैं? यानी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो ब्रिलियंट लड़के होंगे, उनके अंदर क्या क्या विशेषता होगी? अधिक महत्वाकांक्षा उनकी होगी, या बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर होगा, कि विस्तृत शब्दकोश होगा, कि ये सभी गुण होंगे? तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही इस बातों पर चर्चा किया कि जो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास होती है, महत्वाकांक्षा होती है बहुत कुछ करने की, साथ ही साथ उनकी बुद्धि लब्धि अधिक होती है, उनके पास विस्तृत शब्दकोश होता है, विशाल शब्दकोश होता है, शब्दों का ज्ञान अधिक होता है सामान्य बच्चों की तुलना में। बुद्धि लब्धि जो उनकी होती है वह 110 से अधिक होती है, और प्रतिभाशाली बालकों में 130 से 170 तक उनकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू जिसे कहते हैं, वह 130 से 170 तक होती है प्रतिभाशाली बालकों की। वहीं सामान्य बालकों की बात कर लें तो सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है तो उनकी आईक्यू जो है 90 से लेकर के 105 110 तक सामान्य बालकों की होती है, और जो पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, उनकी 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है, उनको मंदबुद्धि और पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? यानी आप जो कक्षा अटेंड कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो ओवर ब्रिलियंट हैं और उनमें मेधा शक्ति की अपार संभावनाएं हैं। आप पढ़ाएंगे तो उनको किस तरह से पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे कि उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, कि जब वे चाहेंगे तब पढ़ाएंगे, कि समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे? तो अगर आपके कक्षा में जो छात्र मेधावी हैं, ब्रिलियंट हैं, उनको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप पढ़ाएंगे, यानी जो आपको प्रतिभाशाली बालक होंगे वे अपनी जो पढ़ाई होती है, जो सिलेबस होता है, जो उनको आप वर्क देते हैं वह कम समय में पूरा कर लेते हैं, और सामान्य बालकों से कम समय लेते हैं, चाहे वह पाठ्यक्रम को समझने में हो या याद करने में हो, या उनकी स्मरण शक्ति अधिक होती है और कोई भी पाठ आसानी से सीख लेते हैं। साथ ही साथ जो आप वर्क देते हैं वो भी बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो बचे हुए समय में और आप जो है उनके समृद्धि के लिए, विकास के लिए और सारे को एजुकेशनल एक्टिविटी करा करके या एजुकेशनल भी एक्स्ट्रा उनसे काम करा करके, या क्रिएटिविटी जो सृजनात्मक काम होते हैं वे सभी उनके अंदर दे करके समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? देखिए, डीएलएड वाले चैप्टर में कथन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर इकाई में कथन है, शिक्षा शास्त्रियों का है, मनोवैज्ञानिकों का है,
महापुरुषों का है, सभी लोगों का इसमें कथन आपको पढ़ना है। बहुत सारे कथन हैं और उन कथनों से प्रश्न बनेंगे भी। तो कुछ जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं वे तो आप अपने स्वविवेक के आधार पर ऑप्शन को छांट करके या उसमें से आप चुन चुन करके बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे प्रश्न देंगे जो कथन पूछे जाएंगे तो यह जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं याद होंगे, फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, आपको याद होने जरूरी होंगे कि यह कथन किसका कहा हुआ है, तभी आप सही बना पाएंगे। तो इसका आंसर जो है हेबिंगहर्स्ट जो है वह हेबिंगहर्स्ट के द्वारा कहा गया है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संदर्भ में यह कथन हेबिंगहर्स्ट का है। 32 नंबर प्रश्न है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी किसने कहा था कि क्रिएटिविटी का अर्थ ही है कि किसी नई वस्तु का सृजन हो, नई वस्तु कोई बने, तभी उसको हम सृजनात्मकता कह सकते हैं। और यह कथन कहा था जेम्स ड्रेवर ने। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि साहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? सृजनात्मकता से, कि परंपरा से, कि समावेशी विकास से, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो साहचर्यवाद और अंतर्दृष्टिवाद और अस्तित्ववाद का संबंध है वह सृजनात्मकता से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह बी है, यह सी है, यह डी है। और सृजनात्मकता से ही इसका संबंध पाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि पिछड़ा बालक वह बालक होता है, यानी पिछड़ा बालक की श्रेणी में आप किसको रखेंगे, किसको मानेंगे कि यह पिछड़ा बालक है? तो पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, या जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि। तो अधिक जब प्राप्त करेगा तो वह पिछड़ा होगा ही नहीं, जब अधिक करेगा तो वह ब्रिलियंट के श्रेणी में जाएगा, प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। तो अगर पिछड़ा के जगह पर प्रतिभाशाली पूछता तब यह होता, लेकिन पिछड़ा पूछ रहा है तो यह नहीं होगा। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान होगा तो सामान्य बालक की श्रेणी में आएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो अपने आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि, तो कम होगा तभी वह पिछड़ा होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? यानी जो परीक्षण दिया गया है इसमें से किससे आप पहचान करेंगे कि कौन सा बालक पिछड़ा है? तो सामूहिक परीक्षण के आधार पर भी आप कर सकते हैं। यानी कई सारे बच्चों के आप अध्ययन का अवलोकन कर करके और उसका परीक्षण कर सकते हैं कि कौन औसत से कम है, कौन औसत से अधिक है। जो औसत से कम है वह पिछड़ा बालक है। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर भी कर सकते हैं कि जो वह उपलब्धि हासिल कर रहा है वह सामान्य बालकों की तुलना में कम यदि है तो वह पिछड़ा बालक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी आप उन बच्चों का कर सकते हैं और उस आधार पर तय कर सकते हैं कि कौन पिछड़ा बालक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है पिछड़े बालकों के पहचान के परीक्षण की विधियां हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि किसकी होती है? यानी जन्मजात जो बच्चों के अंदर योग्यता होती है उसमें किन बच्चों में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है? तो देखिए, अधिक होगा तब तो वे प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो यहाँ कम पूछ रहा है तो कम उपलब्धि है तो यह प्रतिभाशाली होगा नहीं। अधिक होता तो इसके साथ आप जाते। हाथ पैर से विकलांग बालक है तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैर से विकलांग बालक है तो उसकी शैक्षिक उपलब्धि कम ही होगी। लेकिन पिछड़े बालक जो होंगे उनकी मानसिक विकास जो है उनका कम हुआ होगा और वहीं पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि पिछड़े बालकों की होती है। 37 नंबर प्रश्न है कि अपनी देखभाल तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है? यानी किन बालकों को अधिक देखरेख और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है?
तो जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनका विशेष देखभाल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक कौन है? तो समस्यात्मक बालक का अर्थ होता है कि वैसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से अलग हैं और उनका व्यवहार और उनका कार्य कुछ ऐसा है जो समस्या को क्रिएट करता है, और इसी को समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो वैलेंटाइन ने भी कहा है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी सामान्य बालक जो व्यवहार करते हैं उससे इनका व्यवहार असामान्य होता है, जिसके कारण वे समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो वैसे बच्चे जिनके व्यवहार से समस्या उत्पन्न होती है उन्हीं को इस श्रेणी में रखा जाता है। तो समस्यात्मक बालक जो होंगे, जो समस्या क्रिएट करेंगे, वे झूठ बोलने वाले भी बालक करेंगे, चोरी करने वाले बालक भी करेंगे, माता पिता का कहना न मानने वाले भी बच्चे समस्या को जन्म देंगे। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है इस श्रेणी में आते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि चोरी करने वाले बालकों के उपचार के हेतु निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए? यानी जो बच्चा चोरी करने का लत सीख गया हो, चोरी करने की गलत आदत उसके अंदर आ गई हो, तो उसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे? बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो। बिल्कुल वह जो बुरे काम कर रहे हैं, बुराई पर उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो कि जो गलत लत उनके अंदर है वह छोड़ें। बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। उनको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे कि अच्छा बालक कौन होता है, उचित कौन सा कार्य होता है, अनुचित कार्य कौन सा होता है, अनुचित कार्य करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को बताएंगे। बालकों को बताएंगे कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, यह गलत लत है, इसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है। वो जो भी चोरी से संबंधित जो भी बातें होंगी जिससे उनको संकट आ सकता है, इन सभी बातों को बताएंगे और उनको प्रेरित करेंगे उस गलत लत को छोड़ने के लिए। तो उपरोक्त सभी जो दिए गए हैं यह सभी उपचार किए जाएंगे वैसे बालकों के लिए। 40 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसके क्या कारण हैं? यानी बालक के अंदर जल्दी क्रोध आ जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, ये भी कारण हो सकता है कि बच्चों को जो लक्ष्य प्राप्त करना है, जो उनका एम है, जब उस एम को नहीं गोल कर पाते हैं, उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तब भी वे चिड़चिड़े होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, बच्चे को कहीं जाने की लालसा है, इच्छा है, उनका मन हो गया है, वहाँ जाने से मना किया जाएगा तब भी क्रोधित हो जाते हैं। किसी बात से निराश होना, किसी बात से वे निराश होकर बैठे हुए हैं, तब भी उनसे जब आप बात करेंगे तो वे क्रोधित हो जाएंगे। अस्वस्थ होंगे, जब उनका शारीरिक कमजोरी होगा, बीमार पड़ेंगे, तब भी क्रोध उनके अंदर आएगा। और स्वाभाविक बात है, आप भी अनुभव करते होंगे कि जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो उसको ज़रूरत से अधिक क्रोध आता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा यह डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो हैं कारण हैं बच्चों के क्रोधित होने के। 41 नंबर प्रश्न है कि अपराधी बालक कौन से होते हैं? अपराधी बालकों के बारे में भी पढ़ना है कि अपराधी बालक कौन हैं। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वे अपराधी बालक के श्रेणी में आते हैं, न कि जो शिक्षक के लिए सिर दर्द हैं वे नहीं आएंगे, जो कक्षा में अव्वल आते हैं वो नहीं आएंगे, जो समाज में रहना पसंद ये नहीं, जो असामाजिक कार्य करेंगे वे अपराधी बालक के श्रेणी में आएंगे। 42 नंबर प्रश्न है कि बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है?
यानी आपको अब लगातार न्यूज़ खबरों में देखने को मिलते रहते हैं कम उम्र के बालक ही अपराध करना शुरू कर दे रहे हैं, बड़े बड़े अपराध में शामिल वैसे बच्चे रह रहे हैं जो अभी बालिग भी नहीं हुए रह रहे हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? पारिवारिक कारक की, सामाजिक कारक की, मनोवैज्ञानिक कारक? इसको फिर से दे दिया है, सामाजिक कारक 2 बार दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है या डी है, ये सभी जो कारक हैं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक, ये सभी कारक जो हैं ये अपराध की बढ़ती घटनाओं के कारण हैं। देखिए एक और यह किताब से जो भी डीएलएड के यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यह तो चल ही रहे हैं। इन सेटों में, इन प्रैक्टिस सेटों में जो प्रश्न छूट रहे हैं उन सभी प्रश्नों को मैं अपने द्वारा बनाए गए सेट 2020 सीरीज जो मैं ला रहा हूँ उसमें शामिल कर रहा हूँ। 20 प्रश्नों की वह श्रृंखला है, लेकिन उस 20 प्रश्न के वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके 50-60 प्रश्न क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वह विशेष रूप से वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो की संख्या अधिक हो रही है, उसकी थोड़ी कम है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। लेकिन जो भी वह 2020 सीरीज का वीडियो बन रहा है वह एकदम निचोड़ VVI 8 यूनिटों से प्रश्न लाए जा रहे हैं जो एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI हैं, और जो भी आपको वहाँ पर बताया जा रहा है उनके साथ वो सभी बनने वाले प्रश्न ही हैं। जितनी बातें वहाँ बताई जा रही है उसको मैं नोट आउट कर रहा हूँ और शॉर्ट लिस्टेड कर रहा हूँ कि हर यूनिट से कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और एक प्रश्न के साथ जो भी प्रश्न उसके समान बन सकते हैं, उस चैप्टर से बन सकते हैं, उसको मैं ला रहा हूँ। तो एक तरफ आप इन सीरीज को भी देखते रहें, चूँकि यह यूनिट वाइज सीरियली है, हर यूनिट का क्रमवार आपका तैयारी होते रहेगा। दूसरा, आप 2020 सीरीज भी देखते रहें ताकि आपके 8 यूनिट से कितनी तैयारी डीएलएड की हो चुकी है वह आपको आकलन हो सके, स्वाकलन आप कर सके, और साथ ही साथ जीएस इत्यादि से भी संबंधित प्रैक्टिस सेट लाने की तैयारी है आगे, वह भी आपको देखने को मिलेंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? बाल अपराध जो होता है, छोटे बच्चे जो अपराध करते हैं उसको रोकने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? माता पिता की, शिक्षक की, सरकार की? तो इनमें जो सभी हैं, माता पिता हो, शिक्षक हो, सरकार हो, समाज हो, सभी की भूमिका है बाल अपराध को रोकने में। सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो बाल अपराध को रोकने में बहुत हद तक सफलता मिल जाएगी। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। प्रधान शिक्षक परीक्षा की जो है तिथि की घोषणा हो चुकी है। 13 जून को परीक्षा होनी है, समय कम है और कम समय में आपको 75 नंबर डीएलएड की तैयारी करनी है, जिसके 8 यूनिट हैं, 60 टॉपिक कवर करने हैं। इसका भी छोटा सिलेबस नहीं है, और 75 नंबर समान अध्ययन है, उसका भी सभी विषयों से आना है। बीपीएससी का प्रश्न रहेगा तो उसका भी दायरा बहुत ही लंबा चौड़ा है। इसलिए कम समय में शॉर्ट लिस्टेड प्रश्नों को लाने का कोशिश किया जा रहा है और आपकी तैयारी कम समय में बेहतर हो सके, इसके लिए इन दोनों टाइप के प्रैक्टिस सेट, एक सीरियली सीरीज वाइज और दूसरा कंबाइंड 2020 लाया जा रहा है। आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी। तो आज हमने चौथे इकाई के 5वें पार्ट को देख लिया। चौथे इकाई के जो 5 पार्ट में यहाँ हमने प्रश्नों को शामिल किया, लगभग 200-250 प्रश्न इसमें आए होंगे इस यूनिट में। इसमें से भी जो प्रश्न छूट रहे होंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, वह 2020 सीरीज में इस यूनिट के प्रश्न शामिल कर लिए जाएंगे। मिलेंगे अगले यूनिट के साथ अगले वीडियो सीरीज में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें, जिस भी माध्यम से और तैयारी कर रहे हैं करते रहें, और इन वीडियो को लगातार आप देखते रहें। अगर आवश्यकता लगे तो जो भी व्याख्या की जा रही है उसको आप नोट करते रहें। परीक्षा जब नज़दीक आएगा तो उस समय जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इन सभी प्रकार के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ डेली के करंट अफेयर इत्यादि या शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित जो भी एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है, PDF इत्यादि सभी पत्र वहाँ में आपको उपलब्ध होते रहते हैं।
आप अपनी तैयारी को जारी रखें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में अगले यूनिट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।